नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 27 मार्च 2022। आपको पता है कि 27 मार्च से बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट लेके आ गए। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए, हमने एक दोस्तों पैमाना तय किया है। क्या पैमाना है? थोड़ा सा 10 सेकंड समय दीजिएगा, उसके बाद मैं कराऊंगा। जिनका 20+ स्कोर आता है उनका रिजल्ट का 100% चांस है, वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, 25 में अगर 20+ आप उत्तर देते हैं, आपका पढ़ाई आप करते हैं, वरना टाइम पास करते हैं। जिनका दोस्तों 17 से लेकर 20 के बीच में स्कोर है, उनका चांस है 50-50, रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिनका 17 से कम है, यानी कि 16-15 और भी नीचे जा रहा है दोस्तों, तो उनका रिजल्ट का चांस कम है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही नॉर्मल किस्म का प्रश्न है जो एग्जाम में पूछेगा। देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न आपका बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में पूछेगा, तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और पेपर जो जितना मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उसमें से आपका पेपर आएगा ही आएगा। 27 तारीख को आपको पता चलेगा सर आपने सही बताया था कि गलत बताया था। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका। चलिए देखिए, चंबल नदी पर स्थित जलाशय का किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गांधी सागर, निजाम सागर, माही सागर, या ऑप्शन डी गोविंद सागर। ठीक है, तो 26 का दोस्तों आप राइट आंसर बताइए। मैं 2 सेकंड का आपका समय देता हूं। ठीक है, देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। चंबल नदी पे स्थित जलाशय का नाम गांधी सागर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा जोड़े का मिलान सही है? देखिए, 4 जोड़ा दिया गया है, उसका मिलान सही करना है। नवेली दोस्तों लोहा के लिए प्रसिद्ध है, राउरकेला अभ्रा के लिए है, झरिया कोयले के लिए है, या हजारीबाग भूरा कोयला के लिए है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, झरिया। झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में। और झारखंड में कहाँ होता है? झरिया में होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और आपको बताना है दोस्तों लास्ट में कितना आपका सही हो रहा है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पाद होता है, जो हार्मोन है इंसुलिन का उत्पाद कहाँ से होता है? ठीक है, ऑप्शन है पाचन ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में, थायराइड ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, यानी दोस्तों पेंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में हार्मोन यानी इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यानी आपके लिए दोस्तों चौथा नंबर मान के चलिए। कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें दोस्तों साइंस का भी प्रश्न है, जीके का भी प्रश्न हो गया, मतलब हिस्ट्री वाइज सारा मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है डायोप्टेरिस, साइकस, पाइनस, या जिनकोगो। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिनकोगो। देखिए, याद करने का इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? जीवित जीवाश्म, ज से जीवाश्म होता है, ज से जिनकोगो होता है। ठीक है, ज से जीवित, ज से जीवाश्म पूछ रहा है दोस्तों, तो ज से जीवित हो गया, ज से जिनकोगो भी होता है। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनकोगो। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, 5वां नंबर क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव होता है किस गैस के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों ये प्रश्न। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन। ठीक है, 30 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 31। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को, बिपिन चंद्रपाल को, लाला लाजपत राय को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के इंग्लिश में बोले तो दोस्तों आयरन मैन। ठीक है, 31 अक्टूबर को दोस्तों इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, और उसी दिन दोस्तों इनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस पूछ देगा, तो 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू दोस्तों इनके नाम से गुजरात के केवड़िया में बनाया गया है। उसका हाइट कितना है दोस्तों, वो आप कमेंट में बताइए। कितना फीट या मीटर में हाइट आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा।
32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का महान शासक पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय या गोविंद चतुर्थ, ठीक है। 32 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों, ठीक है। देखिए राष्ट्रकूट वंश का महान शासक की अगर हम बात करें दोस्तों तो गोविंद तृतीय थे, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव भारत का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का स्थापना किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, ठीक है। रास बिहारी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या वीर सावरकर, ठीक है। देखिए अभिनव भारत दोस्तों अक्सर पूछता है, इसका दोस्तों स्थापना वीर सावरकर ने किया था, ठीक है। चलिए वीर सावरकर को आपको पता है दोस्तों कि काला पानी का सादा अंडमान में एक जेल है दोस्तों, वहाँ पर जितना भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको दिया जाता था। तो वीर सावरकर को दोस्तों अभिनव भारत नामक संस्थापक थे, उनके संस्थापक थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? देख लीजिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न है पिछला एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन में पर कराना एग्जाम में दोस्तों आएगा ही आएगा, ठीक है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? इसका ऑप्शन है दोस्तों 1926 में, 1927, 1928 या 1929, ठीक है। देखिए ऐसा ऑप्शन दिया जाता है ना दोस्तों लाइन से 26, 27, 28, 29 तक कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर याद भी है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एक दो एग्जाम हो जाता है। इस प्रकार का प्रश्न हो दोस्तों आपको 100% कन्फर्म होने के बाद ही दोस्तों मारना है, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन सभी आपको प्रश्न टच करने हैं, ठीक है। देखिए 34 का आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख आपका विशेषता क्या था? अर्थव्यवस्था था, धार्मिक जीवन था, नगर योजना था या सामाजिक जीवन था? देखिए दोस्तों अक्सर एग्जाम ये प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख दोस्तों विशेषता नगर योजना थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगर योजना क्या थी कि सिंधु घाटी से जो सभ्यता थी दोस्तों नगर युग थी, यानी शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे प्रमुख विशेषता अगर कहा जाए तो नगर योजना, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जो भारत में दल रहित लोकतंत्र है उसका प्रस्ताव किसने रखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या S.A. डांगे, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में दल रहित लोकतंत्र के प्रस्ताव किसने रखा था? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। JP जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा भी दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी प्रश्न एग्जाम में पूछेगा 3-4। तो सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण या निजीकरण, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को दोस्तों निजीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों निजीकरण की इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर दोस्तों, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाली स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित है? देखिए भैया जो डॉक्टर हैं स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं वो कौन सी परिघटना पर आधारित होता है? ऑप्शन यहाँ पे ध्वनि तरंगों का बहुपरिवर्तन, ध्वनि तरंगों का प्रकीर्णन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 38 नंबर का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों का दोस्तों बहुपरिवर्तन प्रकीर्णन, ठीक है। ध्वनि तरंगों का बहुपरिवर्तन प्रकीर्णन, ठीक है। कभी कभी बहुपरिवर्तन नहीं दिया जाएगा, ध्वनि तरंगों का प्रकीर्णन केवल दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम में यही आंसर दिया जाएगा, पूछेगा स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित है? तो ध्वनि तरंगों का प्रकीर्णन पर, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का वास्तविक जीवन स्तर, ठीक है, लाइफ स्टाइल का आकलन किस आधार पर किया जाता है कि भैया वो आदमी समृद्ध है, कैसा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निम्न राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा या दोस्तों प्रयोज्य निजी आय द्वारा। 39 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए किसी व्यक्ति का वास्तविक स्तर जीवन का आकलन प्रायोज्य निजी आय द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रायोज्य निजी आय द्वारा, ठीक है, यानी आपका निजी आय कितना है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु ने स्वयं को यानी खुद को सच्चा पदशाह कहा था?
किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह दोस्तों कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर दोस्तों और गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन दोस्तों 4 हमने बता दिया, आपको आंसर बताना है। देखिए गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है 41 नंबर, मानव धातु के हथियारों का प्रयोग करता था किस काल में? पुरातन पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, चलिए आप आंसर बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा धातु काल में। ठीक है, धातु काल, मानव धातु हथियारों का प्रयोग धातु काल में। अब धातु काल कब आया था? ये नव पाषाण युग के बाद आया था। नव पाषाण में हमने खेती वगैरह सीखा था, उसके बाद जो काल आया था धातु काल आया था। ठीक है, तांबा वगैरह के युग हम करते थे पहले। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। सिंधु घाटी के सभ्यता का लोग जो थे उसमें किस धातु का ज्ञान नहीं था? कांसे का, तांबे का, लोहे का, या सोने का? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में रिपीट होता है ये दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहे का। सिंधु सभ्यता का जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिस्र का सभ्यता विकसित हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी? गंगा नदी के घाटी में, दजला फरात नदियों के घाटी में, हांगो नदी की घाटी में, या दोस्तों नील नदी के घाटी में? आसान प्रश्न है, आसानी से सभी लोग कर दीजिएगा। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर दोस्तों विकसित हुई थी। देखिए नील नदी का देन, मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी का देन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 44 नंबर, भारत में औद्योगिकरण का आरंभ कब से हुआ था? ठीक है, भारत में जो औद्योगिकरण हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन 1950, 1947, 1853 या 1858? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1853 में। ठीक है, 1853 क्यों? देखिए भारत में रेल का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? उसी के बाद से रेल और पटरी बिछना स्टार्ट हो गया था दोस्तों, तो औद्योगिकरण माना जाता है उस टाइम से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषचार्य और गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध दोस्तों ज्योतिषचार्य और गणितज्ञ कौन थे? ठीक है, भास्कराचार्य, चरक, आर्यभट्ट या नागार्जुन? दोस्तों 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कमेंट में, टोटल 25 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आपका कितना सही हो रहा है। और दोस्तों रोज प्रैक्टिस सेट आज से आएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे है दोस्तों, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? ठीक है, देखिए ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया, कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? ठीक है, 46 नंबर का आपको उत्तर देना है। प्रत्यय अनुपात में, प्रतिलोम अनुपात में, समान अनुपात, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य दोस्तों प्रतिलोम अनुपात में परिवर्तित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर दोस्तों, एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी क्या है? ठीक है, एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी क्या है? उसके श्रम के सीमांत उत्पादिता, धन के रूप में दी गई आय, मुद्रा के क्रय शक्ति, या मजदूरी के अतिरिक्त अन्य हित लाभ? ठीक है, 47 का आंसर बताना है। देखिए ये मुद्रा के क्रय शक्ति हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का प्रश्न हम हर सेट में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा जाता है। एक कर्मचारी की वास्तविक मजदूरी क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति। ठीक है, खरीदने की शक्ति होता है क्रय शक्ति का मतलब। 48 नंबर, ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, यानी आपके लिए 23 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है? देखिए जब हम कपड़े वगैरह धोते हैं, जब हमारा मान के चलिए जो मोटे मोटे ऊनी कपड़े होते हैं जो ठंडा में उपयोग करते हैं, वो गर्म पानी में क्यों हम साफ करते हैं? गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव है, गर्म पानी में अधिक पृष्ठ तनाव है, गर्म पानी के अणु साफ करने की अधिक ऊर्जा है, या गर्म पानी में गुप्त ऊष्मा है? ठीक है, 48 का जो आंसर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है, यानी अच्छे से सफाई करता है? तो गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव होता है, इसलिए गर्म पानी अच्छा साफ करता है दोस्तों कपड़ों को। ठीक है, 49 नंबर, जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है दोस्तों, तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किरण को क्या कहा जाता है? ठीक है,
देखिए इसका ऑप्शन है एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण या कैथोड किरण। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैथोड किरण, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। जब किसी गैस को दोस्तों समानित दाब में रखकर विद्युत उत्सर्जित दिया जाता है तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न क्रिया को कैथोड किरण कहते हैं। आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, हंटर योग की स्थापना कब की गई थी? हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1917, 1918, 1919 या 1920? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, 1919 में। 1919 में भैया हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। अब पूछ देगा दोस्तों, हंटर आयोग की स्थापना किसके लिए किया गया था? चलिए आपको ऑप्शन में दे दूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलिए आंसर ही बता दिया मैंने, छोड़िए। ठीक है, तो हंटर आयोग की स्थापना जलियांवाला बाग जो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919, उसके जांच के लिए किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, आपको दोस्तों बताना है, टोटल हमने 25 क्वेश्चन कराया। अगर 20 प्लस आप करते हैं तो आपका एक्सीलेंट है, रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। 17 से 20 है तो आपका स्कोर औसत है दोस्तों, 50-50 चांस से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों 16 है, 15 है तो आपको दोस्तों थोड़ा सा आपका वीक है, तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, सच्चे मन से बताइएगा, ये नहीं कि झूठ लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न आपको डाउट लगे कि सर आपने ये गलत बता दिया, तो ज़रूर, मैं हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।